आ गया 8। 8 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के स्क्वायर का सम, तीनों साइड के स्क्वायर का सम सर्कम रेडियस के स्क्वायर के 8 गुने के इक्वल होता है। किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के स्क्वायर का सम सर्कम रेडियस के स्क्वायर के 8 गुने के बराबर होता है। 8 गुने के। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल है सीडीएस के पेपर का, सीडीएस 2019 का। करके बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल का। ऑर्टिकल सवाल है। सीडीएस का पेपर हमेशा से ही एसएससी से आसान होता है, लेकिन एसएससी से ज्यादा लॉजिकल होता है। सीडीएस का पेपर एसएससी से कहीं ज्यादा लॉजिकल होता है, बहुत ज्यादा लॉजिकल। उसमें कोई बहुत ज्यादा एसएससी की तरह कैलकुलेशन नहीं आएगी, कोई लंबे लंबे सवाल नहीं आएंगे, लेकिन मेरे दोस्तों छोटे से सवाल में ही इतना ज्यादा आपसे लॉजिक लगवा देता है बहुत। और नए सवाल आते हैं हमेशा, तो नए सवालों को एसएससी कॉपी करके दे देता है सीजीएल से चल के पेपर में। बताओ ठीक है भाई। यदि एक पॉइंट पी इस प्रकार गति करता है कि दो स्थिर बिंदु ए और बी से इसकी दूरी के वर्गों का योगफल सदैव एक समान रहता है, तब बिंदु पी का बिंदु पथ होगा। पहले तो सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो और समझो। एक पॉइंट पी इस प्रकार है कि दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, और इस पॉइंट पी की दोनों पॉइंट ए और बी से जो दूरी है उनके स्क्वायर का योगफल हमेशा सेम है, उनके स्क्वायर का योगफल हमेशा एक जैसा है। तो पॉइंट पी का लोकस क्या होगा, उसका बिंदु पथ क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ठीक है ना। देखो, पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट है जिसकी दो फिक्स पॉइंट ए और बी से जो दूरी है उनके स्क्वायर का सम हमेशा कांस्टेंट है। तो पॉइंट पी किस रास्ते पर चलता होगा? बिंदु पथ का मतलब होता है कि जैसे भाई आप कोई भी चीज बना लो, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर पर आप कोई बिंदु चलाओगे तो इस तरीके से चलेगा नहीं। ठीक है ना। चलो मेरे दोस्त ध्यान से सुनेगा, इस सवाल की लैंग्वेज में ही मतलब छुपा हुआ है, वो होगा मेरे दोस्तों यहाँ पर एक सर्कल। आप बोलोगे सर कैसे कैसे? ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। एक बात बताओ, हमने आपको पढ़ाया है, हमने आपको पढ़ाया कि सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। मैंने आपको ये पढ़ाया, जिस बच्चे को ये पता है ना सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, वो गहराई में जानता है, वो समझ जाएगा। जैसे मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया और ये सर्कल का है डायमीटर यानी कि व्यास, ये सर्कल का है डायमीटर यानी कि व्यास, और ये डायमीटर के एंड पॉइंट है ए और बी। डायमीटर तो फिक्स होता है भाई, किसी सर्कल का डायमीटर तो फिक्स होता है मेरे दोस्तों, फिक्स हो गया। स्थिर बिंदु है ए और बी, दो स्थिर बिंदु हैं, और मैंने दोनों ए और बी से जाने वाला सर्कल खींचा। ए और बी दो पॉइंट है और मैंने पॉइंट से जाने वाला सर्कल खींचा है। आप इस सर्कल की परिधि पर, ए और बी जो है सर्कल का डायमीटर, इस सर्कल की परिधि पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो पी, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो पी, हमेशा जो एंगल बनेगा कहीं भी आप पॉइंट पी ले लो वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री बनेगा कि नहीं? और 90 डिग्री बनने की वजह से इस पॉइंट पी की ए से और बी से जो दूरी है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर ए बी स्क्वायर के बराबर होगा। और ए बी क्या है? ए और बी तो स्थिर बिंदु। अगर दो ए और बी स्थिर बिंदु हैं, फिक्स पॉइंट है, अगर ए और बी तो फिक्स पॉइंट है, तो उनके बीच की दूरी भी फिक्स रहेगी, यानी कि ए बी क्या है? कांस्टेंट है मेरे दोस्तों, कांस्टेंट है कि नहीं? यानी कि आप इस सर्कल की परिधि पर पॉइंट पी को कहीं भी चलाते रहो, पॉइंट पी की हमेशा ए और बी से दूरी के स्क्वायर का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। आप पॉइंट पी को यहां ना लेके आप पॉइंट पी को यहां बना लो, मैंने ये बना दिया पॉइंट पी, तो पॉइंट पी की ए से और बी से दूरी के स्क्वायर का सम आज भी यही रहेगा, ए बी स्क्वायर कांस्टेंट ही रहेगा। पॉइंट पी को इसी सर्कल की सर्कमफरेंस पे मूव करना होगा। पॉइंट पी को आप कहीं भी बना दो सर्कल की परिधि पे, मैंने पॉइंट पी को यहां ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं मैं पॉइंट पी को। तो देखो पॉइंट पी की ए से दूरी और बी से दूरी के स्क्वायर का जो समय क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पॉइंट पी किस रास्ते पर चल रहा है इस सर्कल की परिधि पर? पॉइंट पी को चाहे यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, चाहे कहीं भी ले लूं, पॉइंट पी की ए और बी से जो दूरी है उनके स्क्वायर का जो समय ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी फिक्स पॉइंट है, अगर दो पॉइंट फिक्स है तो उनके बीच की दूरी भी फिक्स हो गई, तो ए बी का स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो पॉइंट पी को इस सर्कल की परिधि पर चलना पड़ेगा। ये परिभाषा से आया, कोई परिभाषा समझो बेटे, परिभाषा। लोकस का मतलब, लोकस का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई बिंदु पथ। लोकस का मतलब होता है कि पॉइंट पी किस रास्ते पर मूव करा है, पॉइंट पी किस पर चला है? सर्कल की परिधि पर चला है। ठीक है ना। बुद्धि चाहिए सवाल को समझने के लिए, आसान नहीं है। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। चलो, अगर इस सवाल में, अगर इसी सवाल में ये हटा दें, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? एसएससी ने सपोज आने वाले कुछ साल में सीडीएस के सवाल से इंस्पायर होकर क्वेश्चन बना दिया। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? जवाब दो, इस सवाल का आंसर क्या होगा? ये सवाल बना दिया एसएससी ने, बताइए। तो भी अजीब सेम रहेगा बेटा। सर्कल की परिभाषा को समझो, सर्कल की परिभाषा को। सर्कल की परिधि पर कहीं भी आप पॉइंट बनाओगे, सर्कल की परिधि पर आप इस सर्कल की परिधि पर कहीं भी कोई पॉइंट लो, कहीं भी सर्कल का नेचर ये फिक्स है, कहीं भी कोई पॉइंट बनाओ सर्कल की परिधि पर पी, उस पॉइंट पी की जो आप सर्कल का व्यास खींच लो, व्यास ए बी, व्यास खींचने की वजह से सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इस पॉइंट पी की ए और बी से जो दूरी है उनके स्क्वायर का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर सवाल ये हो जाएगा बच्चों, जो आपके सामने मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन को, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो इस सवाल का आंसर आएगा सी ऑप्शन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा। ये सवाल बहुत बहुत ज्यादा लॉजिकल है। ये सवाल वही बच्चा कर पाएगा जो थ्योरी को रटता नहीं है, थ्योरी को समझता है, उसे थ्योरी अच्छी तरीके से आती है। एक पॉइंट पी इस प्रकार गति करता है कि दो स्थिर बिंदु ए और बी से इसकी दूरी सदैव एक समान रहती है। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है पॉइंट पी का बिंदु पथ क्या होगा? ध्यान से सुनेगा। दो स्थिर बिंदु हैं ए और बी, दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, उनकी पोजीशन फिक्स है ए और बी। दो स्थिर बिंदु है मेरे दोस्तों ए और बी, फिक्स पॉइंट है। एक पॉइंट पी इस प्रकार गति करता है कि उस पॉइंट पी को कहीं भी ले जाओ,
एक पॉइंट पी इस प्रकार मूव करता है कि पॉइंट पी को कहीं भी ले जाओ वो हमेशा ए और बी से बराबर दूरी पर रहेगा। तो बताओ पॉइंट पी किस रास्ते पर चल रहा होगा, पॉइंट पी किस फिगर पे चल रहा होगा, ये बताइएगा। दो फिक्स पॉइंट है ए और बी। एक तीसरा पॉइंट पी ऐसा है कि आप उसको कहीं भी मूव कर लो वो हमेशा ए और बी से बराबर दूरी पर रहेगा, स्क्वायर का सम नहीं, ए और बी से बराबर दूरी पर रहेगा। तो आप मुझे बताओ पॉइंट पी का लोकस क्या होगा, पॉइंट पी किस रास्ते पर चलाना पड़ेगा। तो भाई मैंने आपको पढ़ाया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जिस बच्चे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कांसेप्ट पता है वो तुरंत सोच लेगा कि सर अगर हम AB का लंब समद्विभाजक खींचे, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो AB पे परपेंडिकुलर भी हो और उसको बाइसेक्ट भी करे, जो AB पे परपेंडिकुलर भी हो और AB को समद्विभाजित भी करे। आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, P मैं यहां ले लेता हूं P, ये पॉइंट P जो है A और B से बराबर दूरी पर रहेगा, जो दूरी PB की रहेगी वही PA की रहेगी। कहीं भी चलाते रहो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। आप पॉइंट P को यहां ले लो, यहां पे अभी पॉइंट P की जितनी दूरी A से होगी उतनी दूरी B से होगी, ये क्या बन जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। आप पॉइंट P को इस लाइन पर कहीं भी चलाते रहो वो हमेशा A और B से बराबर दूरी पर रहेगा। तो पॉइंट P का लोकस क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कंसेप्चुअल सवाल है। इसी लाइन पर हमें चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। केवल मेहनती बालक ही समझ पाएंगे, गधे नहीं। आप इस AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी बना लो पॉइंट P हमेशा A और B से बराबर दूरी पर रहेगा। तो पॉइंट P को किस लाइन पर चलाना पड़ेगा, इसी लाइन पर चलाना पड़ेगा, AB के लंब समद्विभाजक पर, ठीक है। तो दीज आर थ्योरेटिकल सवाल, इनमें कोई कैलकुलेशन लॉजिक नहीं है, थ्योरी वाले सवाल हैं। सी पर भी रख लो, आप सी पर रखोगे पॉइंट P को तभी पॉइंट P की A और B से दूरी बराबर रहेगी, ठीक है जी। ये तो मैं आपको फ्यूचर ईयर की चीज सिखा रहा हूं कि फ्यूचर ईयर में एग्जामिनर ये सवाल भी बना सकता है, ठीक है जी। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए। अगला सवाल बताओ बच्चों क्या आंसर है, करिए। छठा लगे आपने पढ़ा नहीं है। यदि कैपिटल आर स्मॉल आर एक समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या है तो इसकी लंबवत भुजाओं x और y का औसत ज्ञात करिए। अभी कंसेप्ट समझाया मैंने। एक समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड होती है, जो लंबवत भुजाएं होती हैं, उनका एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो। 90 डिग्री बनाने इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो सम है वो परपेंडिकुलर साइड का एवरेज होता है, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं का औसत होता है, ठीक है। अभी मैंने कंसेप्ट समझाया, उसी कंसेप्ट पे थ्योरेटिकल सवाल है। ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसपे केवल सवाल नहीं आते, थ्योरी भी पूछ ली जाती है और थ्योरी ज्यादा खतरनाक होती है। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अगर मेरे दोस्तों आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और इसकी परपेंडिकुलर साइड x और y है मेरे दोस्तों, तो मैंने अभी समझाया है कि कैपिटल आर इन रेडियस प्लस सर्कम रेडियस का जो सम होगा वो 90 डिग्री बनाने वाली साइड का एवरेज होगा। और आपसे पूछा है लंबवत भुजाओं का औसत क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। छठे के बाद नौमा करो जरा, सवाल करिए। एंगल बी का मान क्या होगा, एंगल बी का मान होगा जी 90 डिग्री, ए ऑप्शन। दिखाई दिया, ये 30 60 90 ट्रायंगल है, 30 60 90। अगर यहाँ पे गौर से देखो तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से है ए बी सी, BC की लंबाई 6 है, AB की लंबाई 6√3 है और AC की लंबाई 12 है। आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, 1:√3:2 रेशियो है। तो ये 90 डिग्री हो गया मेरे दोस्तों। 30 डिग्री के सामने 6 है, 60 डिग्री के सामने 6√3 है, 90 डिग्री के सामने 12 है। ये 6 अगर मैं पूरे को 6 से काट लूंगा तो एक बार जाएगा, ये 6 से √3 बार जाएगा, 6 से 2 बार जाएगा, ये रेशियो आ गया। और जब ये रेशियो तो किस ट्रायंगल में होता है, 30 60 90 ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2, ठीक है ना। 3 साल मिसिंग है, ये 8वां 9वां कैसे फिर। एक सेकंड होल्ड करो, बिल्कुल संस्कार, साइड के स्क्वायर से भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही भाई, ठीक है। चल 9 पहले आ गया था, चलिए भाई 7वां और ये 8वां 9, ठीक है। हाँ करिए भाई, सवाल नंबर 7 गड़बड़ होगी ना 7वें 8वें सवाल में। चलो बताओ, यदि 9 - a और 8 + 1 समकोण त्रिभुज की लंब भुजाएं हैं, D1 इन सर्कल का डायमीटर है, D2 सर्कम सर्कल का डायमीटर है, तो D1 + D2 का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। 9 - a और 8 + a समकोण त्रिभुज की परपेंडिकुलर साइड है। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, D1 इन सर्कल का डायमीटर है, D2 सर्कम सर्कल का डायमीटर है, D1 + D2 क्या होगा, भी समझाया मैंने आपको। इन रेडियस प्लस सर्कम रेडियस का जो सम होता है वो P + B/2 होता है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का एवरेज। अगर मैं 2 से गुणा करूंगा, 2 से तो 2r + a हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, अभी 2r क्या हो गया, 2r मतलब इन सर्कल का डायमीटर, रेडियस का दुगना व्यास होता है, D1 इन सर्कल का डायमीटर है तो 2r D1 हो गया। ट्वाइस ऑफ कैपिटल R क्या हो गया, सर्कम सर्कल का डायमीटर, सर्कम सर्कल का व्यास D2 है, किसके बराबर है 90 डिग्री बनाने वाली साइड का सम। 90 डिग्री बनाने वाली साइड है समकोण त्रिभुज की लंब भुजाएं, इन दोनों का सम क्या आएगा भैया, इन दोनों का सम आएगा, जोड़ोगे a और -a और a कट जाएगा 17। लेकिन सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 70, ठीक है जी।
किसी को कोई परेशानी? पढ़ के आया करो बेटा प्रदीप घर से, पुराने लेक्चर भी पढ़ लो एक बार उठा के। आगे चलेंगे। अभी 10 मिनट पहले कंसेप्ट समझाया है और अभी भूल गए। 10 मिनट पहले कंसेप्ट समझाया, बताओ क्या हाल है इन बालकों का। अगला सवाल बताएंगे जल्दी से, सवाल नंबर 8 करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा के वर्ग, तीसरी भुजा दैट मींस कर्ण का आधा है, तो बताओ उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए। सवाल है एक समकोण त्रिभुज में। बेटे पिछले सवाल का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको ये समझाया, ये, और मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया। आप कंसेप्ट नहीं याद करोगे, फॉर्मूले नहीं याद करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। ये बालक आंसर बता रहे हैं आपके साथी, ये भी पहली बार पढ़ रहे हैं। क्यों आंसर बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने फॉर्मूले कंसेप्ट याद करें। जब तक आप फॉर्मूला कंसेप्ट याद नहीं करोगे नहीं समझ सकते ज्योमेट्री। चलिए, एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा के वर्ग, तीसरी भुजा कौन सी है? कर्ण, कर्ण का आधा है, उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए। वन ऑफ द एक्यूट एंगल मस्ट बी। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, ये वाला मैंने मान लिया, इसकी भुजाएं ये ए बी सी, तो कर्ण कितना है मेरे दोस्तों? सी। अब सवाल बोला है इन राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। थर्ड साइड की हाइपोटेनस है, तो दो साइड का जो गुणनफल है ए और बी का, ए गुणा बी, वो तीसरी साइड के स्क्वायर का आधा है। तीसरी साइड कौन सी है? कर्ण, कर्ण के स्क्वायर का आधा है। तो बताओ ट्रायंगल कैसा है? दो की जब इधर गुणाओगे 2ab हो जाएगा। अब 2ab बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी स्क्वायर, और पाइथागोरस से सी स्क्वायर क्या होता है? पाइथागोरस से सी स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? और जब 2ab उधर जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। ये हो जाएगा, क्या बन गया? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, अलजेब्रा में इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो a माइनस बी भी 0 हो गया, a बराबर क्या आ गया? b। अगर a बराबर b आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं, a और b की वैल्यू बराबर आ गई। देखिए समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं, अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे 45-45 डिग्री के, तो इसके दोनों ही एक्यूट एंगल 45-45 डिग्री का आएंगे। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन 45 डिग्री। नहीं दी, ठीक है जी, 45 डिग्री। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। 9वां मैंने करवा दिया, 9वां क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया। सवाल नंबर है आपके सामने 10। करो बच्चों, बहुत छोटे छोटे सवाल आपसे पूछूंगा क्योंकि ये दो साइड बराबर है, समकोण त्रिभुज की दो साइड बराबर है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हुआ उर्वशी। यदि एबी से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एपी 20 सेंटीमीटर लंबाई के कर्ण बीसी पर लंबवत है, तो एपी की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? करो। ये सवाल कैट के पेपर का है 2020 का। आप कहोगे सर कैट का सवाल क्यों करवा रहे हो? तो एमबी का पेपर है, हम तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं सारे सवाल नहीं करवाता, मैं वो सवाल करवाता हूं जिनको गवर्नमेंट एग्जाम वाले भी टीप के बना सकते हैं। एबी से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एपी 20 सेंटीमीटर लंबाई के कर्ण बीसी पर लंबवत है, तो एपी की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? सुनो मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। समकोण त्रिभुज जैसे मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा मेरे दोस्त, मैं आपके सामने इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनाता हूं, ये वाला एबीसी, एबीसी, जिसमें कर्ण बीसी जो 20 सेंटीमीटर है। कर्ण बीसी की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। बोले बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला एपी जो है, एपी इस कर्ण पर लंबवत है, एपी जो है वो कर्ण बीसी पर लंबवत है एपी, तो एपी की मैक्सिमम लंबाई क्या होगी? एपी की मैक्सिमम लंबाई होगी 10। आप बोलोगे सर क्यों? आप जानते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त में होगा। अब सेमी सर्कल में सबसे बड़ी लेंथ हम क्या खींच सकते हैं? यहां से रेडियस, रेडियस से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना भाई। सेमी सर्कल में ये सबसे बड़े, सेमी सर्कल में ओके भाई, क्या आ जाएगा भाई? अगर ये समकोण त्रिभुज है और इसका हाइपोटेनस 20 सेंटीमीटर है तो सेमी सर्कल में होगा मेरे दोस्त। हाइपोटेनस पे ये जो है हाइपोटेनस पे लंब डाला गया, एपी की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो ये जो अधिकतम लंबाई है सेमी सर्कल की रेडियस ही तो हो सकती है, रेडियस से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता ना। यानी कि क्या बन जाना चाहिए? सेंटर। इसका मतलब ये अगर 10 है, ये 10 है, तो 10 से बड़ी तो लेंथ इसमें बना ही नहीं सकते हम, बताओ। तो यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आज दोस्तों इतना ही छोड़ते हैं, बहुत ज्यादा काम है और बाकी जो है हम कल करेंगे।